हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर अपना जो मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन देखें। 18 तक पूरा बना दिए हैं, उसको सॉल्व कर दिए। अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर देख लें। ठीक है, देखिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चूँकि इतना बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा है। क्या है, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, कोई व्यापार संघ है, कोई व्यापारी, उसके पास 30,000 रुपया है। ठीक है, 30,000 है जिसे वह भिन्न भिन्न मतलब विभिन्न 2 बॉन्ड में निवेश करना है उसको। मतलब वो चाहता है, उसके पास 30,000 रुपया है, लेकिन वो चाहता है कि 30,000 रुपया के 2 बॉन्डों में निवेश करना है। वो चाहता है अपने पास से। तो प्रथम बॉन्ड पर 5%, वो बॉन्ड क्या है, मतलब 30,000 में से पहला बॉन्ड पर दूसरा बॉन्ड पर मतलब 2 में निवेश करना है। तो हमको नहीं पता है कि 30,000 में से पहला में कितना दे रहा है और दूसरा में कितना दे रहा है, ये हमको पता नहीं। लेकिन हमको ब्याज दर पता है कि पहला पर 5% और दूसरा बॉन्ड पर 7% ब्याज मतलब वार्षिक मतलब 1 वर्ष में प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है आप भी, मतलब मैट्रिक्स विधि से मैट्रिक्स से गुणन विधि के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिसे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक, मतलब कि कैसे इसको बांटना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिंपल सा हम बना देंगे। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, तो एक में हम ये चाहता है कि हमको वो 30,000 रुपया के 2 को ऐसे ऐसे, जैसे पहला प्रतिशत 7% है, दूसरा कितना है, सॉरी पहला 5 है, दूसरा 7%। ये फर्स्ट बॉन्ड पर है, ये सेकेंड बॉन्ड पर है। 2 बॉन्ड मान लेते हैं, तो पहला पर उसको 5% चाहिए और उसको दूसरा बॉन्ड पर चाहिए 7%। तो दोनों मिला के वार्षिक ब्याज उसको आना चाहिए कितना, 1800 रुपया। पहला बात ये कह रहा है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन होगा, सेम ही होता है, कैसे होता है बता देंगे। देखिए एक बात बताइए, अब अगर आपके पास अगर 10,000 रुपया है, मान लीजिए अगर उसको आपने 3,000 रुपया खर्च कर दिया तो आपके पास कितना बचेगा, सिंपल सा 7,000 रुपया बचेगा। तो हम कैसे किएगा कि आपके पास बचेगा कितना। जैसे आपके पास कुल धन कितना था, कुल धन मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया था, खर्च कितना किए, खर्च 3,000 रुपया खर्च किए, तो आपके पास कितना बचा, कितना बचत 10,000 में से आपने 3,000 रुपया घटा दिया था, तो आपको 7,000 रुपया प्राप्त हो। ऐसे इस प्रकार से बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। उसके बाद देखिए, मतलब आपके पास जितना था और जितना खर्च किया, दोनों में से मतलब जितना था और जितना खर्च किया उससे घटा लिए, तो आपके पास बचा कितना है ये पता चल गया। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ मान लेंगे कि माना कि पहला बॉन्ड पर निवेश रुपए x मान लेते हैं। पहला पर कितना दिया होगा तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा बॉन्ड पर तथा दूसरा बॉन्ड पर निवेश रुपया कितना होगा आपके पास। इसमें कह रहा है कि 30,000 रुपया है। ठीक है, 30,000 रुपया है, 30,000 रुपया है और उसमें से x किसी को दे दिया, तो इसके पास कितना बचेगा, दूसरा बॉन्ड में कितना बचेगा, तो 30,000 माइनस x। अभी जस्ट आपको बताया है, किसी को आप दे भी दीजिएगा तो 30,000 माइनस x बचेगा, उसके पास दूसरा बॉन्ड में बच जाएगा। चूँकि 30,000 रुपया है, अगर मान लीजिए 10,000 रुपया किसी को दे रहा है तो बच कितना रहा है, 20,000 बच रहा है ना। तो उसी प्रकार x किसी को दे दिया तो टोटल में से घटा देंगे तो दूसरा बॉन्ड पर कितना बचा है वो हमको पता चले। वही x का वैल्यू हमको पता करना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। आप प्रतिशत मतलब तो आप जानते हैं कि प्रतिशत मतलब अगर 5% है, इसका मतलब ये 5 बटा कितना है, 100 है। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसमें भी कुछ नियम कानून है, उसको भी हम समझ लेते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता ये हुआ और दूसरा रास्ता ये हुआ। आप किसको किस में लिखेंगे। पहला कंडीशन आपको ये हुआ, क्या हुआ, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन आपको ये सेकेंड कंडीशन। तो आप किसको किस में लिखेंगे, मतलब प्रतिशत वाला को किस में लिख, 7% है
उसको 7/100 होगा, ठीक है। बस इतना आप ध्यान रखिएगा, चूँकि एगो 5% 7% यही दोनों से काम है, और उसके बाद ये दोनों से, बस हो गया काम खत्म। अब देखिए आपको डिसाइड कैसे करना है कि किसको किस में लिखना है। देखिए तो देखिए हमको कोई भी आंसर आता है तो मैट्रिक्स में नहीं आएगा, क्यों नहीं? क्योंकि आपको पास अगर कोई रुपया बचेगा तो वो 10,000 होगा, मतलब सिंगल कोई अंक में ही होगा। सिंगल अंक कहने का मतलब है या तो आपको पास 15,000, 20,000, 10,000, कोई पैसा ही तो बचेगा। मैट्रिक्स में तो नहीं बचने वाला है, क्यों नहीं? देखिए अगर मान लीजिए मैट्रिक्स में आपको कैसे बच सकता है, यहाँ पर अगर 10,000, 1,000 मान लेते हैं, या 2,000 या 3,000, हाँ 4,000, तो इस प्रकार से आपको बचेगा। तो ये मैट्रिक्स में कहीं पैसा बचता है? नहीं ना बचता है, कहीं नहीं बचेगा, क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कोई सिंगल में ही आ गया, या तो 30,000 रहेगा डायरेक्ट, 20,000 रहेगा डायरेक्ट, 10,000 डायरेक्ट रहेगा। तो हमको इसका मतलब है कि हमको इस प्रकार लिखना होगा कि हमारा आंसर किस में आना चाहिए, 1x1 में, क्योंकि हमारा ब्याज भी किस में दिया है, एक प्रकार से एक रुपया ही तो है। तो इसका मतलब इसको भी हम किस में, 1x1 में मान लेते हैं। ये भी क्या है, 1x1 में ही तो है, यानी सिंगल कोई अंक, एगो पंक्ति है एगो स्तंभ है, देख रहे हैं, तो वही तो सिंगल अंक होता है, एगो पंक्ति, ठीक है। तो उसी प्रकार इस दोनों में से कोई एक में ही आपको लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर ये 2x1 में होगा, मतलब एगो पंक्ति दूगो पंक्ति, ठीक है, ये होगा इसको 1x2 में होगा, तो ये दोनों गुना होगा तो बच आएगा आंसर किस में, 2x2 में। तो ये गलत हो जाएगा, तो इस तरह से हमको नहीं लिखना। यहाँ देखते हैं अगर मान लीजिए यहाँ 1x2 में है या 2x1 में है, तो ये दोनों मैच खा गया, तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, 1x1 में। तो हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार, न कि इस प्रकार लिखें। तो देखिए पहले लेटा हुआ चाहिए, तो देखिए पहला कितना है, x, और उसके बाद 30,000 माइनस x, और उसके बाद अब ऐसे वाला, तो कितना है 5%, मतलब 5/100, एगो 7%, 7/100। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो कितना ब्याज है, 1800। हो गया, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, गुना कर लीजिए x में, तो x गुने 5/100 प्लस इसमें से इसमें गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस x गुने 7/100 होगा, बराबर कितना है, 1800 है। अब देख रहे हैं कि ये भी 1x1 में आ गया और ये भी 1x1 में, तो आप मैट्रिक्स हटा सकते हैं। तो देखिए गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5x/100 प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, देखिए 100 गुना कीजिएगा तो कितना, 7×3 21, 21 पर क्या गो 2 4 0 2 3 4, अब बटा 100 माइनस 7x/100 बराबर कितना है इधर, 1800। सिंपल सा, बस गुना किए, ये 7/100 एक बार 30,000 के साथ जाएगा, एक बार x के साथ जाएगा, तो गुना कर लिए एक बार इसके साथ, अब माइनस तो माइनस 7x/100। अब इनका लघुत्तम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 21 पर 1 2 3 4 माइनस 7x बराबर 1800, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, घटाएगा तो -2x प्लस 21 पर 4 गो 0 बराबर, ये तीछा तीछी गुना कीजिएगा तो कितना, 18 पर 1 2 आई 2 और 0 तो 4 हो गया। अब निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा, यहाँ पर तो जगह भी नहीं है। इतने में ही बना के देखते हैं, तो कितना है, -2x बचा हुआ है, इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 18 पर 1 2 3 4 माइनस 1 पर 1 2 3 4 2x। अब देखिए घटाएगा तो -30,000 आएगा, क्योंकि 1,80,000 में से 2,10,000 घटाएगा तो माइनस से माइनस घटा, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया,
1000 रुपये, सॉरी 30 बोल रहे हैं, 2 से कटेगा ना तो ये 15 हजार आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला बॉन्ड पर कितना x का वैल्यू आपको पता चल गया, कितना आ गया, ये फर्स्ट बॉन्ड पर होगा, फर्स्ट बॉन्ड पर। तो दूसरा बॉन्ड पर कितना होगा, पहला बॉन्ड पर कितना निवेश किया है, तो 15,000। तो दूसरा बॉन्ड पर कितना होगा, दूसरा बॉन्ड पर आपका कितना आ जाएगा, 30,000 माइनस x, तो 30,000 में से x घटा लीजिए। तो आपको पता है कि 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो कितना है, ये भी 15,000 आया है। तो ये आपका 2 निवेश है, यानी 5% पर कितना दिया है, 15,000, और 7% पर कितना दिया है, 15,000। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसका बारी है। ठीक है, सेम है, एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पर ये सब सेम ही रहेगा, ये सब कोई, बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, बस 2,000 लिखते हैं। ये पहला का आंसर आ गया, इसका बना है। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, इसको आप देख लीजिए। देखिए पहला निवेश पर सेम, ये सब सेम ही रहेगा, बस इसके नीचे से क्या ये सब मिटा देते हैं। वैसे ये भी सब सेम ही रहेगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए सेम रहेगा, सेम गुना उना सब सेम ही रहेगा, मतलब इसके नीचे से आप बनाइएगा तो पूरा ये सब लिख के बनाइएगा। ठीक है, बस यहाँ कितना 2,000 हो जाएगा, चूँकि ये दूसरा नाम बना रहे हैं। ठीक है, सेम वैसा ही चीज़ लिखना है, बस यहाँ कितना कर देना है, 2,000। गुना कीजिएगा ये दोनों को तो वही आएगा, यहाँ पर गुना करेंगे ये भी कितना हो जाएगा, 2,000, चूँकि 2,000 लिखे हुए हैं ना, तो 2,000 बस सेम है। गुना कीजिए, वही एज इट इज़ सेम ही आएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, वो ऐसे ही था। फिर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5x बटा 100 प्लस 7 21 पर 4 गो 0 बटा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा, x बटा 7x बटा 100 बराबर इधर कितना 2,000 सेम है, सेम, बस यहाँ 2,000 बदल दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, वैसे ही है। कितना हो जाएगा, यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो 105x प्लस 21 पर 4 गो 0 माइनस 7x बराबर 2,000 ना 20,000 लिख दिए। ये कितना हो जाएगा, -2x प्लस 21 पर 4 गो 0 बराबर 3 गो 0 तो पहले से था, ये 100 से गुना हो जाएगा तो तिरछा गुना होगा ना, तो कितना आ जाएगा, 2 गो 0 और बढ़ जाएगा, 1 2 गो 0 हो गया। अब देखिए कितना बनेगा, यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है, -2x, यहाँ कितना 1 2 3 2 5 2 लाख माइनस 2,10,000 -2x बराबर इधर कितना घटा 10,000 माइनस 10,000 बचेगा, माइनस से माइनस घटा 2 से तो 5, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5,000 रुपये। तो पहला बॉन्ड कितना हो गया, पहला बॉन्ड पर इसमें पहला बॉन्ड पर कितना 5,000, तो दूसरा बॉन्ड पर कितना होगा, दूसरा बॉन्ड तो यही तो है, तो 30,000 माइनस 5,000 करेंगे तो कितना आएगा, के लिखते हैं, के मतलब 1000, 30 के 5 के घटाएंगे तो कितना आएगा 25,000। ठीक है, आप 1000 लिख लीजिएगा, आपको के मतलब वही होता है, किसी में से हटा दीजिएगा के तो वो 1000 होता है, 30 के तो मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो पहला बॉन्ड पर कितना 5,000, दूसरा बॉन्ड पर 25,000, सिंपल सा हो गया। तो ये आपका 19 नंबर ख़त्म हो गया इस प्रकार से। बस आपको यहाँ पर ये लिखने में ही हमेशा ध्यान रखना। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कभी भी बनाइएगा ना तो पहला मैट्रिक्स आपको किस ऑर्डर में लिखना है, 1x2 में, और दूसरा मैट्रिक्स किस में लिखना है, 2x1 में। इसको आप ध्यान रख लिया, पहले इसको इधर नहीं, इसको इधर नहीं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहीं पर आपको बस समझाना था। तो इस प्रकार से इसको बना दिए। अब नेक्स्ट जो 20 नंबर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं।
और देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, ठीक है, 8 दर्जन भौतिकी और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ है, जो जो चीज़ है हमको सब पुस्तक किस में दिया है, तो दर्जन में। तो एक दर्जन में कै गो पुस्तक होता है, तो 12 गो। तो टोटल आपको 10 दर्जन है तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। पुस्तकें की बात हो, एक दर्जन में 12 गो होता है, आप जानते ही हैं। इस पुस्तकों का विक्रय मतलब बेचा जाता है 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक। मतलब हमको दर्जन में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, मतलब प्रति पुस्तक का मतलब हुआ कि एक पुस्तक आपको कितना में 80 रुपया में, कौन, रसायन का। मतलब सिंपल सा समझ लीजिए, प्रति पुस्तक है ना, तो सबको किसमें आपको एक पुस्तक में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो पुस्तक है तो आबी विधि से आपको इसको सॉल्व करना है कि दुकानदार को कितना धन प्राप्त हुआ। बस हम सिंपल सा बनाएंगे, वैसे ही जस्ट बनाएं किस में, इस प्रकार से। क्यों बता दिए हैं पहले ही, क्योंकि हमारा आंसर किस में आएगा, कोई धनराशि हमको प्राप्त होगा तो कोई मैट्रिक्स में तो प्राप्त होने वाला है नहीं, तो इसी प्रकार हमको सिंगल कोई अंक में ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं ऊपर से, क्या है, 10 दर्जन ना रसायन बुक, रसायन विज्ञान, 10 दर्जन मतलब 12 से गुणा कर लेते हैं, कितना, 120 पुस्तक, ठीक है। और उसके बाद क्या है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान तो कितना है, ये 8 दर्जन है तो 12, 96 पुस्तक। अर्थशास्त्र कितना है, शास्त्र कितना आ जाए, 10 है ना, 10 है तो 10 गुने 12, तो ये भी 120 पुस्तक हो जाएगा। कोई बात नहीं, आराम से बना लीजिए। कितना है, 120, 96, 120, कितना कितना रुपया में बेच रहा है, तो 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। अब सॉल्व कर लीजिए, आराम से बनिए। ऐसे मैट्रिक्स नहीं हो लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये किस ऑर्डर में है, 1x3 में है, ये क्या है 3x1 में। तो गुना होगा तो ये दोनों तो हम जानते हैं कि गुना होने के लिए पहला का n दूसरे के m के बराबर होना चाहिए। तो हमारा आंसर किस में आएगा, 1x1 में, यानी कोई एगो पर्टिकुलर कोई संख्या में आएगा। तो आपको मैट्रिक्स लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं, अब गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 120 गुने 80 अब प्लस 96 गुने 60 प्लस 120 गुने 40, ठीक है। नहीं तो आप मैट्रिक्स हटा लीजिए, क्योंकि 1x1 में आ गया तो आप मैट्रिक्स हटा दीजिएगा, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 96 यानी 96 पर 2 0, ये कितना आ जाएगा, प्लस 0, 36, 54, 55, 5760 रुपया। इसको करेंगे 4800, ठीक है। अब सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 एगो 0, 6 यहाँ 6 होगा, 8 15 21 हाथ में 2, तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 दूना 18 2 20। तो आपको 20,160 रुपया दुकानदार को प्राप्त हुआ। तो दुकानदार को प्राप्त धनराशि कितना हुआ, तो 20,160 रुपया, यही आंसर हो गया। बस छोटा सा था, सिंपल सा बना लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम बना लिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में भी अब इस बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, आपको समझाएंगे। देखिए इसमें जितना वक्त तो इसमें नहीं लगा है सब्जेक्टिव बनाने में, उतना वक्त हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव समझाने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आप समझ लीजिए, आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान है। आपको ये चीज़ दिया हुआ है और उसको उसी के आधार पर आपको 21 और 22 नंबर को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से
पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन से पहले हमको जो जो चीज़ का ऑर्डर दिया हुआ है, एक्स का ऑर्डर कितना 2x n दिया हुआ है, वाई का ऑर्डर आपको 3x3, जो चीज़ दिया हुआ हम पहले उसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हमको आगे भी काम आएगा। इसका ऑर्डर कितना है, एक्स का 2x n है और वाई का कितना है 3x k और जेड का है 2x p, डब्ल्यू का है n×3 और p का है p×k। ये सब दिया हुआ है। देखिए x बराबर कुछ ऑर्डर मतलब कुछ मैट्रिक्स होगा यहाँ पर, वो इस ऑर्डर में होगा। क्या ऑर्डर है उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आप कोई कोटि लिखते हैं, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स हम लिखते हैं 2 4 1 2, तो किस ऑर्डर में है तो 2x2 में। पहला वाला को क्या कहते हैं m और दूसरा वाला को n कहते हैं। इतना बस मालूम हो चाहिए। मान लीजिए कि ऑर्डर लिखा कुछ ऑर्डर है, तो इसमें m कौन होगा, पहला वाला m होगा और दूसरा वाला n होगा। क्या है एलन आपसे को कोई मतलब, भला ही n रहे, देखिए हमको जगह तो सेम ही होता है ना। मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हुए हैं, अब आपके मान लीजिए कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई कुर्सी होगा आप पर उस पर बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। अब कुर्सी पर आप हट जाइए, अपने भाई या फिर घर के किसी मेंबर को उस पर बैठा दीजिए। तो एक बात बताइए कि कुर्सी पर आपने जिस मेंबर को बैठाया, मतलब आप बैठे थे तो कुर्सी था, ठीक है, कोई और दूसरा बैठ गया तो वो टेबल हो गया, नहीं ना, कुर्सी था, मतलब वो जगह फिक्स है, आदमी उस पर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए कोई ऑर्डर है, तो यहाँ देखिए कोई ऑर्डर दिया है तो जगहवा पर बैठा हो, कथी एम ए है जगह पर बैठा, ली कौन जगह पर एन ए जगह पर बैठा हो। मान लिया 3x4 है तो इसका ई कौन पर बैठा हुआ है, एम ए पर बैठा हुआ, ये कौन बैठा हुआ है एन ए पर, तो जगहवा तो फिक्स है। यहाँ देखना है चेंज हो रहा है, तो वैसे ही इसको हम बना लेंगे। देखिए गुना का नियम बस याद रखिएगा, क्या बताए हुए हैं वीडियो, अगर आपने पहला वाला देखा हुआ और गुना वाला देखा हुआ, ठीक है, उसको हम आई बटन में दे देंगे, नहीं तो लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, उसको जरूर देख लें। अगर नहीं देखा है तो, अगर देखे हुए हैं तब तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पी वाई, पी हमारा मैट्रिक्स यहाँ है, वाई यहाँ, दोनों गुना हुआ होगा। और गुना कब हुआ होगा, जब दोनों का पहला वाला के m दूसरा वाला के n के बराबर होगा, तो हमारा आंसर किस में आएगा, उसी में ना। चलिए पहले हम पी वाई को देख लेते हैं, पी वाई प्लस डब्लू वाई है ना। तो पी वाई का हमारा ऑर्डर क्या है, कहाँ गया, पहले गुना, इससे पहले देख लेते हैं, इधर p है इधर y है। p का ऑर्डर कितना है p×k और y का क्रॉस कितना दिया है 3×k, ठीक है। तो बताइए यहाँ यहाँ k का वैल्यू कितना होगा, हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर होता है तभी तब पी वाई होगा गुना, तो यहाँ पर गुना हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों बराबर हुआ होगा। पहला मैट्रिक्स का ए एन और दूसरा मैट्रिक्स के एम के क्या होना चाहिए बराबर, तभी क्या होता है गुना। इसका मतलब ये सब गुना कर दे ले, तो इसका मतलब है कि के का वैल्यू कितना होगा 3 ही तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं गुना का नियम n बराबर m। तो इसका मतलब है कि यहाँ के का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो यहीं से हमारा पहला काम पूरा हो गया। पी वाई मतलब के का वैल्यू यहाँ कितना आ गया। अब हमारा आंसर किस में है, जो पी वाई गुना करे होंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा p×k में आंसर हमारा है। यही तो करते हैं, से दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं। कोई दो मैट्रिक्स सुना है, मान लीजिए यहाँ 2×3 है, यहाँ 3×4 है, तो गुना होने के लिए दोनों सेम होता है, तो हमारा आंसर किस में आता है 2×4 में। तो वैसा ही तो इसका मतलब है कि गुना कर दिले है, यहाँ के है छुपा लिया है, क्या है पता नहीं है, लेकिन जो जानता है कि पहला मैट्रिक्स का n दूसरा मैट्रिक्स के m के बराबर होता है तभी तो गुना होता है, तो यहाँ पहले ही से गुना कर दिले है, यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए गायब कर दिया है कि के दिखती। तो हमको तो पता है कि गुना किए हो, इसका मतलब कि ये भी पहले 3 ही रहा होगा, मतलब के बराबर हमको कितना पता चल गया। तो इधर बगल में लिख लेते हैं के बराबर 3, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ही हो गया, गुना कर लिए, तब पी वाई हो गया। अब कितना बारी है डब्लू वाई को निकालने का, डब्लू और वाई, तो डब्लू का क्रॉस कितना दिया है n×3 और उसके बाद वाई का कितना दिया है 3×k। ये भी सब गुना कर ले, देखिए यहाँ गुना कर डब्लू वाई लिख दिया है और डब्लू वाई, तो ये देख रहे हैं कि दोनों
गुना किया होगा तो हमारा आंसर ई किस में आया होगा, ये n क्रॉस k में आंसर ये आया होगा। वो कितना में आया था, पी डब्ल्यू वाला, पी वाई वाला ना, पी वाई वाला हमारा किस में आंसर आया था, पी और वाई, के ई वाला मैच किया था तो इसके बराबर आया था, यानी पी क्रॉस के में आया था आंसर। अब क्या करा है, जोड़ने के लिए ना, ठीक है। चलिए तो देख रहे हैं कि इधर इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, दोनों सेम है। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है, उसके आधार पर हम इसको बनाएंगे। आंसर आपको इसमें, अब इसको मान लीजिए कि जोड़िएगा तो सेम ही तो होगा। तो पहला आंसर दिया हुआ है के बराबर 3, तो हमको तो पता चल गया कि के बराबर 3 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मतलब दोनों तो सेम ही होगा। ये जुटेगा कब, देखिए जोड़ घटाव में दोनों का सेम ही होना चाहिए, यानी p बराबर होगा किसके, n के, और k बराबर होगा, इधर k ऑलरेडी बराबर है k के बराबर k, चूँकि प्लस और चाहे जोड़ कीजिए चाहे घटाव कीजिए तो उसमें आपको सेम देखना चाहिए, जो इधर रहेगा वही सेम उधर रहेगा, तो उनको इधर उधर नहीं होना चाहिए। गुना में अलग होता है, गुना में n बराबर होना चाहिए m के, लेकिन इधर जो इधर ऑर्डर वाला होगा उधरे ऑर्डर वाला सेम होगा, तभी क्या होगा, जुटेगा। तो देखिए इसका मतलब है p बराबर कितना होगा n, k बराबर तो k है ही है, तो आपका यही आंसर, आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। k बराबर आपका 3 हो गया और p बराबर n हो गया, चाहे n बराबर p कुछ लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से समझ गया, बस इतना समझ लीजिए कि आपको गुना का नियम लगा है और जोड़ का नियम लगा है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब 21 नंबर हो गया, अब 22 नंबर। ये चीज़ हम रहने देते हैं, बस यहाँ पर इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, चूँकि ये चीज़ हमको सब में काम दिया आने वाला है, चूँकि हमारा क्वेश्चन ही दिया हुआ है वैसे इस चीज़, ठीक है। तो देखिए 22 नंबर क्या है, n बराबर p है, मतलब समझ गया, n के जगह चाहे p लिख दिए चाहे p के जगह n रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। देखिए इस 5 6, एक बात बताइए, अगर कोई मैट्रिक्स में, अगर मान लीजिए हम यहाँ कोई मैट्रिक्स लिखते हैं 4, चलिए ये कौन ऑर्डर में है, तो 1 2 क्रॉस 1 ये ऑर्डर। मान लीजिए हम इसको कुछों से गुना कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हम 5 से गुना कर लिए, तो क्या इसका ऑर्डर चेंज होएगा, 5 का 20 5 दूना 10, ये भी तो ऑर्डर सेम ही रहेगा, 2 क्रॉस 8। मतलब बाहरी कोई संख्या मैट्रिक्स से गुना करने पर उसका मैट्रिक्स, मतलब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है। तो ये बस बहलाने फुसलाने के लिए दे दिया है, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको एक्स और जेड से मतलब है, 7 5 कुछ लगा दीजिए हमको, मतलब ऑर्डर तो नहीं चेंज होने वाला है, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। जस्ट देख रहे हैं, कुछ अपना मर्जी से लिख लिया, बाहरी संख्या से गुना कीजिए, क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज होगा, नहीं होगा, कहियो नहीं होगा। तो चलिए हमको घटाया है, इसका मतलब जोड़ घटाव का नियम तो हमको पता है कि जो ही सेम होगा वही सेम ये होना चाहिए, ऑर्डर, संख्या से नहीं, ऑर्डर मतलब कोटि, ठीक है। तो x क्या है, x का ऑर्डर हम जानते हैं क्या है, ये रहा 2 क्रॉस n माइनस इसका क्या है, z का 2 क्रॉस p है। इसका मतलब 2 के बराबर 2 होगा, ई n के बराबर p होगा, तो n बराबर p, ये तो ऑलरेडी कह ही रहा है। फिर यहाँ 2 बराबर 2, तो इससे हमको एक चीज़ पता चलता है कि इसको जब जुटेगा घटेगा तब, कब, जब 2 के बराबर 2 है तो n के बराबर p है, तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन भी वही चीज़ कह रहा है। तो हमको करना क्या है, चलिए देखिए 7 है, कोई ऑर्डर होगा यहाँ पर, माइनस 5 है, यहाँ पर नहीं लिखते, बस हमको ऑर्डर से मतलब है, उसके अलावा कुछ से नहीं। तो देखिए कितना हो जाएगा, x का x है ना, तो 2 क्रॉस n, फिर p हमारा क्या है, z है ना, सॉरी z है, 2 क्रॉस p। तो हम एक बात बताइए, आपको आंसर में e लिख दीजिए चाहे e लिख दीजिए, कुछ भी हो सकता है। देखिए हम जब इस दोनों को जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए कि हम उदाहरण से चलते हैं ना, उदाहरण से चलते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, प्लस घटाव है तो घटाव कर देते हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, अगर इसको घटाइए तो ये कौन ऑर्डर में है, 1 2 क्रॉस 1 में, ये भी कितना है 2 क्रॉस 1 में। तो हम इसको घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे भी तो कितना है
2 क्रॉस 1 में आएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जोड़ घटा में जैसा ऑर्डर वाला जुटेगा उसने ऑर्डर वाला आंसर भी आएगा, जोड़ घटा में केवल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर तो आपको इसको तो डायरेक्ट आंसर बता दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको 2 क्रॉस n आंसर होगा ऑप्शन में तो वो मार लीजिए, और ना तो 2 क्रॉस p होगा तो ई आंसर में मान लीजिए, ये होगा नहीं तो ये होगा, कोई एक ही होगा। तो आपके ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि बी नंबर दिया हुआ, यानी बी 2 क्रॉस n। हम जानते हैं जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो उसे वही तो सेम आएगा। एक क्वेश्चन भी कह रहा है कि आपको p के जगह n रख दीजिए चाहे n के जगह p रख दीजिए, कोई भय मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको आंसर जिस हिसाब से दिया हुआ है ना उसी हिसाब से रख लेते हैं। कितना है, 2 क्रॉस n है -5, ये सब का कोई वैल्यू ना है। ऐसा ही लिख रहे हैं चाहे कि आपको समझ में आया, नहीं तो नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो लिखिए। 2 क्रॉस p के वैल्यू कितना है, n रख लीजिए, नहीं तो n को p बदल लीजिए, p को n, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लीजिए। ये आंसर होगा न तो होगा, दोनों में से दोनों हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या तो 2 क्रॉस p रहेगा नहीं तो 2 क्रॉस n रहेगा, कोई एक ही रहेगा। हम जानते हैं कि p के बराबर कथी है, n, तो यो आंसर हो जाएगा। हम जानेंगे कि जोड़ेंगे तो वह सेम भी आएगा। आंसर हमारा किस में है, 2 क्रॉस n में आएगा। नहीं, आपको ये नहीं लग रहा है तो आप इसका वैल्यू रख दीजिए, तो आपका आंसर किस में आएगा, 2 क्रॉस p में आएगा। कुछ ये होगा नहीं तो ये, कोई एक ही होगा आपके आंसर में, लेकिन आंसर हमको दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना लेंगे, लेकिन आंसर आपको इसी में दिया हुआ है ना, तो बस ऐसे ही इसको हम बना लेंगे। बस इतना समझ लिए कि जोड़ और घटा में मतलब जोन मैट्रिक्स को जोड़ेंगे ना उसी मैट्रिक्स को ही आंसर आएगा, लेकिन गुणा में वैसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, वो तो समझा ही दिए सब पहले ही। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।